राजनीति के घोड़ों को लेकर जब बात हुई तो सवाल उठा कि क्या राज्यसभा चुनाव के लिए विधायक वोटों की खरीद फरोख्त चुनाव के गिरते स्तर को बताती है, और 70% लोगों ने माना है कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ऐसे हालात में किस तरह की कार्रवाई हो और क्या रुख हो? खंडेला साहब, आपकी बात। देखिए, मैंने कहा जो कार्रवाई करने में सक्षम है, अधिकृत है, अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिबल जिसको होना चाहिए वो निर्वाचन आयोग। वो इसका प्रसंज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, ये मेरे सामने साइन ऑफ इंटरोगेशन है। उससे बड़ी बात मैंने पहले भी कही थी। एक बात वो भी है, दिखाकर वोट देने वाली। हाँ, मैं ये कहना, मैं वहां पे आ रहा हूं ना। ये देखिए, सवाल यार लोकतंत्र का पहला जो उसूल है कि वो उसमें गोपनीयता होनी चाहिए, लेकिन आपने नेताओं ने पहले बना लिया कानून, अब तो कोई मतलब ही नहीं उसका। अब आप दिखाकर वोट दीजिए। अब साहब ये दिखाकर वोट अगर आप देंगे तो फिर क्या बच जाएगा उसमें? इसका मतलब क्या हुआ कि दिखाने के बाद में अगर मान लो इनवैलिड हो रहा है तो वो ठीक करेगा क्या वहां पे देखने वाला? मतलब कहां तक गिरोगे आप? यानी सवाल यार, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है अपने वोटर पर, और फिर भी उसको लेकर और आप जो महिमा मंडित होना चाह रहे हो। देखिए, मैं इस संदर्भ में 2-3 बातें आपसे कहना चाह रहा हूं। एक बात तो ये कि जिस तरह से खुला खेल हो रहा है ये खरीद फरोख्त का, ये वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी हैं जो कह रहे हैं मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार को जीरो करूंगा, वो बहुत ज्यादा पनपा रहा है। एक बात। दूसरी बात कि कांग्रेस वाले जो है जहां सक्षम है वहां पे भी वो खाने पीने की बात अवश्य करते हैं, और शाम दाम दंड भेद जिसमें सारी बातें आ गई हैं, वो निर्वाचित होकर आना चाहते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बात कांग्रेस के लिए जो है ना बहुत घातक होगी कि वो दूसरे दलों के साथ तो मिल रहे हैं लेकिन अपने दल वाले विधायकों को वो रोक नहीं पा रहे हैं। और मैं मनीष जी को भी ये कहना चाह रहा हूं, मनीष जी, ये बिल्कुल इस बात की पूरी संभावना है कि पहली वरीयता में किसको कितने वोट मिले, आप जीत तो जाएंगे क्योंकि सेकंड वरीयता आएगी। लेकिन इस बात का अगर हो गया कहीं 41 वोट ले गया मुरारका जी, तो वास्तव में परेशानी हो जाएगी। और अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये चाहे चुनाव हो जाए लेकिन जो निर्वाचित लोग आएंगे उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो नेताओं की स्थिति करेंगे, नमन करेंगे, चरण पकड़ेंगे और जनता को कुछ नहीं देंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। मनीष गौजर साहब, कहीं बिगड़ती स्थिति के लिए हर प्रमुख दल जिम्मेदार नहीं लगता, क्योंकि जो वोट दिखाने की रीत बनी है वो भी कहीं ना कहीं इसी गफलत का नतीजा हो गई। देखिए, वोट दिखाने की जो रीति है उसको मैं कुछ हद तक इसलिए ठीक मानता हूँ। एक तो पार्टी का व्हिप है, यहाँ पे राज्यसभा चुनाव में लागू होता है, कम होगा बल्कि इससे, आपको लगता है? हाँ, इससे कुछ। लेकिन अब दूसरा चक्कर है, पार्टी का वोटर तो चलिए कमिटेड हो जाएगा लेकिन निर्दलीयों पर लागू नहीं होता, और सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं पर है, जो संभावना है सबसे ज्यादा वहीं है। तो निर्दलीयों के लिए क्या किया जाए? उनको तो दिखाने की कोई बंदिश नहीं है, वो तो किसी को दिखा के डालेंगे भी नहीं वोट। तो इसका रास्ता मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा चुनाव आयोग को भी कि इसकी जो पूरी प्रक्रिया बनाई हुई है राज्यसभा चुनाव की, कि एक पर्टिकुलर एक कॉलेजिएट बनता है, उसके अंदर ही चुनाव होता है, एक पूरा सिस्टम बनता है, उसी के अंदर चुनाव होता है। उस सिस्टम को कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोचना पड़ेगा इस बारे में, कि वरना ये एडजस्टमेंट की जो राजनीति है ना, ये हमेशा चलेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। और जहां तक दलों की बात है, रीति चली आई है सदा से, हमेशा से। तो इसका हल बता सकता हूं क्योंकि रेलेवेंट भी रहेगा। सवाल है कि पहले जब राज्यसभा का सदस्य बनता था वो संबंधित राज्य का नागरिक होना जरूरी था, और अब नेताओं ने अपनी नेतागिरी करने के लिए, अपनी तानाशाही करने के लिए यह बना दिया कि सारे के सारे आसाम वाले को दिल्ली वाले को बना देंगे, दिल्ली वाले को आसाम वाले को बना देंगे। अरे ये नहीं सर, देखिए यही बात है, यहाँ हमें फंडामेंटल बात करनी पड़ेगी। ये फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम तभी होगा जब उसी राज्य से संबंधित जनसंख्या के आधार पर उसके प्रतिनिधि। चलिए, ये एक अलग स्थिति है। मनीष जी, बात पूरी करें। बात कर रहे हैं ना, मैं यही कह रहा हूँ कि जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तोड़ सोचना पड़ेगा, और जो राजनीतिक, और उसके लिए दोनों दलों की जिम्मेदारी पूरी है। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि सरकारें इन्हीं की बनती हैं, तो इन्हीं को सोचना होगा कि आखिर इसका रास्ता क्या निकाला जाए। सुरेश जी, ताल ठोककर कह सकते हैं कि किसी खरीद फरोख्त में कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं होगी? देखो, ये जिसकी आदत होती है, जिसके खून में ये चीजें होती हैं, कांग्रेस में आपको पूर्ण विश्वास देता हूं कि कहीं भी किसी भी खरीद फरोख्त में कोई हिस्सेदार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टेक नहीं है। चाहे राजस्थान के किसी भी सूरत में न हमारा लेना देना है, हमने उनको समर्थन दिया है। वो हमारे संसदीय दल की मीटिंग होगी, हमने समर्थन दे देंगे, उसमें जो वैचारिक हमारी मीटिंग होगी, संसदीय दल के नेता के जो मीटिंग लेंगे, और हमने उनको समर्थन दिया है। बाकी संख्या बल कहाँ से करेंगे, कैसे होगी, क्या लाएंगे, ये काम मुरारका जी का है।
मुरारका लोग जी आपको जीत कहना गए चाहिए। तो क्रेडिट कौन लेगा ये बताओ। देखिए, एक बात बताना चाहता हूं, चॉइस मोदी साहब, आपको चॉइस कहना वोटों चाहिए- की इससे की जो क्रेडिट हमारे हिस्से में आएगी वो हम भी लेंगे। चलिए मोदी मनीष जी साहब- अपनी बात भी रखें, मैं क्लोज करूंगा फिर आपकी बात के साथ। मनीष पारिक साहब, बात यही है कि कोई संदेह आशंका इनका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को भी। और 41 लोग चाहिए प्रथम वरीयता के, चारों के पास 41 है, 164 होते हैं, चारों उम्मीदवार जीते हुए हैं। इनवैलिड भी हो जाएगा मेरे भाई साहब, आप सोचो सही जरा। चलिए हम देख लेंगे कि 11 तारीख को जब वोट होते हैं तो सूरत हाल किस तरह से तब्दील होते हैं। बहरहाल इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और साथ ही ये उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।